हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे सुब्रमण्य भारती की पोम विंड, जो कि तमिल में है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, जो ए.के. रामानुजन साहब ने किया है। चलिए पढ़ते हैं इस पोम को। इस पोम में एक्चुअली कोई स्टैंजाज नहीं है, पूरी पोम एक ही स्टैंजा में, लेकिन हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से कह लीजिए, या स्लाइड में आ जाए ढंग से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग। इसमें कविता में जो विंड है ना, उसको शुरुआती लाइंस में ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे वो इंसान हो, उससे बातें की जा रही है। देखिए नरेटर क्या कहते हैं। नरेटर कहते हैं हवा से डायरेक्टली, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्ले ना तोड़ो। पल्ले यानी खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, वो उनको शटर बेसिकली कहा जा सकता है। तो उन्हें मत तोड़ो, क्योंकि हवा जब तेज़ चलती है तो आपने देखा होगा वो खिड़कियों के पल्ले काफ़ी इधर उधर भागते हैं, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उनमें आवाज़ें होती हैं। आगे कहते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो इधर उधर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे रखी हुई किताबें मत गिराओ। ये सारी चीज़ें वो हवा से कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हवा समझ ले। एक तरीके की ये रिक्वेस्ट्स हैं, लेकिन हवा मानती नहीं, क्योंकि हवा सुन तो सकती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हवा इंसान है कि वो समझ जाए। यहाँ पर सोनिफिकेशन हुआ है हवा का, उससे ये दिखाया गया है कि वो एक तरीके से मतलब सेंटिएंट बीइंग जिसको कहा जाता है ना, कि वो समझ सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं समझ सकती। यही वजह है कि क्या होता है, उससे ये कहते हैं कि मत करो ये चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए आगे कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। जब ये कहते हैं कि किताबें मत भी खेलो, उसके थोड़ी देर बाद ही कहते हैं देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी किताबें गिरा दी। यू टो द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ डाले। यू ब्रॉट रेन अगेन, और ये तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो ना। हम गरीबों का, बेचारा लाचार लोगों का मजाक उड़ाती रहती हो। वीकलिंग्स यानी जो बिल्कुल लाचार है, बेसहारा है। पोक फन एट समवन कहते हैं कि उसका मजाक उड़ाना, उसके साथ ठिठोली करना जो आपका जवाब ना दे सके। तो तुम काफ़ी चालाक हो, हम लाचारों का मजाक उड़ाती रहती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम हमारे साथ मस्ती करती रहती हो। तुम्हारी वजह से क्या होता है, आगे ये कह रहे हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, हम कमज़ोर लोग, जैसे कि ये नाजुक ढहते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स, ये ढहते हुए दरवाजे, जो कभी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकते हैं। क्रम्बलिंग का मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ढहते हुए ये शहतील। राफ्टर कहते हैं वो जो ऊपर लकड़ियाँ लगी होती हैं उनका। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि जो कमज़ोर चीज़ें हैं ना, उनका तुम मजाक उड़ाती हो। यानी कि जो नाजुक घर हैं, जो कभी भी ढह सकते हैं, हवा के लिए तो कमज़ोर ही हुए ना, कभी हवा चलेगी वो ढह जाएंगे। ढहते हुए दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो कभी भी कमज़ोर हैं, वो गिर के टूट के बिखर जाएंगे बिल्कुल। उसी तरह से शहतीत जो लगी हुई है ऊपर घर की छत में, पहले जो घर होते थे ना चूने मिट्टी वगैरह के बने हुए, उनमें लगी होती थी शहतीत, लकड़ी की मोटी मोटी, एक तरीके से समझिए खंभे होते थे छतों में। आपने शायद देखा होगा पुराने घर में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनका तुम काफ़ी मजाक उड़ाती हो। क्रम्बलिंग वुड, ढहते हुए लकड़ियाँ जो मकान में लगी होती हैं, उनको कह रहे हैं सड़ते हुए, जो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, ढहते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, ढहते हुई जिंदगियाँ। क्रम्बलिंग हार्ट्स, ढहते हुए दिल। क्रम्बलिंग का हार्ट मतलब ढहते हुए कह लो, या पिसते हुए कह लो, ख़त्म होते हुए कह लो। तो ये सब कमज़ोर चीज़ें हैं जिनका तुम मजाक उड़ाती हो हवा। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तुम जो हवा के देवता हो, वो इन सब को उड़ा के ले जाते हो और इन सब को पीस डालते हो। विनो तो आपने देखा होगा ना, गेहूं से भूसे को अलग किया जाता है, हिला हिला के चीज़ों को एक टोकरी में रख के, ऐसा कुछ।
तो बेसिकली इन चीज़ों को फिर से एक बार समझ लें आप। कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, उन कमज़ोरों का जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जो लाचार हैं, उनका मजाक उड़ाने में बहुत तेज समझती हो खुद को। जो हवा के देवता हैं वो किनको सबसे ज़्यादा निशाना बनाते हैं? वो जो बिल्कुल कमज़ोर हैं। कमज़ोर मकान, कमज़ोर लकड़ियाँ मकान की, कमज़ोर दरवाजे खिड़कियाँ, कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जिंदगियाँ, कमज़ोर दिल वाले लोग। ठीक है, इन सबको हवा निशाना बनाती है। क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं उन्हें डर लगता है। जिनके घर एकदम कच्चे हैं उन्हें डर लगता है कहीं घर ढह ना जाए, और घरों पे तो खतरा है ही कि वो ढह ना जाए सच में। तो एक तरीके से मजबूत हवा इन कमज़ोरों का मजाक उड़ा रही है जोर जोर से चल के कि हाँ मुझ में तक ताकत है, मैं तुम्हें ढहा सकती हूँ। ऐसा हमारे पोएट को लगता है कि हवा इनका मजाक उड़ा रही है। उसी चीज़ को एक तरीके से इन्होंने आगे और प्रोपगेट किया है कि हवा जो है खुद को देवता समझती है और इन सबको उठा के ले जाती है। एक तरीके से समझो कि कमज़ोरों से मजबूत लोगों से कमज़ोरों को अलग कर देती है और फिर इन्हें कुचल डालती है। विनो का मतलब ही होता है भूसे से, गेहूं से भूसे को हम छांटते हैं तो विनो करते हैं। तो शायद ये यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि वो विनो करती है, कमज़ोरों को शक्तिशालियों से अलग करती है और फिर उन्हें कुचल डालती है। ऐसा पोएट को लगता है हवा के बारे में। अब पहले स्टेंजा में आपने देखा कि वो विंड से बात कर रहे थे, दूसरे स्टेंजा में किससे बात नहीं कर रहे थे, बस अपनी बात रख रहे थे। दूसरा स्टेंजा नहीं, मतलब आगे की कुछ लाइंस में अब वो थोड़ा हमसे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं क्या कहते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। तो ये जो देवता है हवा का, जो कमज़ोरों को हटा उड़ा ले जाता है, उन्हें कुचल डालता है, वो आपकी नहीं सुनने वाला। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, आप जो कहेंगे वो नहीं करने वाला। आप कहेंगे मेरा घर कमज़ोर है, मत इससे तोड़ो, ऐसा नहीं कि वो तोड़ देगा। तो फिर बचने का तरीका क्या है? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलिए घर मजबूत बनाएं, कमज़ोर ना रहें, घर मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उन्हें सख्ती से बंद कर दें, एकदम टाइटली बंद कर दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और कोशिश करें, प्रैक्टिस करें हम लोग रोज़ रोज़ कि अपने शरीर को सख्त बना लें कि हवा चले तो इस पे कोई असर ना पड़े। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, अपने दिल को भी मजबूत कर लें, सख्त कर लें, ज़िद्दी कर लें कि हवा के चलने से इस पे कोई असर ना हो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। चलो ये सब हम करें और ऐसा करने से हवा हमारी दोस्त हो जाएगी, क्योंकि हम भी मजबूत हो जाएंगे और हवा हमारी दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आगे फिर ये नसीहत देते हैं कि हवा कमज़ोर आगों को बुझा देती है, छोटी मोटी चिंगारियाँ जो होती है ना उन्हें बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लॉरिश, लेकिन जो मजबूत आग होती है, यानी जो थोड़ी जली हुई आग होती है, उसको हवा और मजबूत करती है। हवा जब बहती है तो क्या होता है, छोटी मोटी आग बुझ जाती है, लेकिन जो बड़ी आग है वो और धधक उठती है और रोर गर्जना करने लगती है, फ्लरिश और आगे बढ़ जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा की दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, आइए हम रोज उसका अभिवादन करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके गीत गाएं। तो बेसिकली ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। ये कविता का टेक्सचुअल मतलब तो मैंने लगभग आपको समझा दिया, लेकिन कविता में और कई मतलब छुपे हुए हैं। चलिए उनको हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, कविता के बारे में और चीज़ें हम जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, किसी कविता में हम राइम स्कीम ज़रूर खोजते हैं, लेकिन इस कविता में राइम स्कीम कोई है नहीं। ऐसी कविताओं को हम फ्री वर्स की कविता कहते हैं, फ्री वर्स पोएम कहते हैं, कई बार सीधे कहते हैं ये फ्री वर्स है। ठीक है, तो इस कविता में भी कोई राइम स्कीम नहीं, ये फ्री वर्स है एक। अब बात करते हैं किसी कविता के एसेंशियल कंपोनेंट्स की, और सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है थीम। थीम यानी कि मुद्दा क्या है, उस कविता में क्या डिस्कशन हो रहा है। इस कविता में बेसिकली दो मुद्दे हैं।
पहला जो लिटरल मुद्दा है जो हमसे डायरेक्टली कहा जा रहा है वो ये है कि हवा इतनी शक्तिशाली है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि बस हवा ही तो है, नहीं। आपने देखा होगा कविता में, पूरी कविता में बार बार बताया गया है कि हवा काफ़ी शक्तिशाली होती है। लेकिन ये तो वो थीम है जो दिख रही है कि हाँ है, लेकिन असल में पीछे एक बड़ी थीम छिपी हुई है। और वो क्या है? वो ये है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ इस दुनिया में हमारे हिसाब से होगा। कई बार हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है। ऐसे में हमें मजबूत बनना होता है और हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली ये दो थीम्स निकल के आएंगी। एक तो यही कि पावर ऑफ विंड इज सो ग्रेट एंड दिस कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, और दूसरा कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो आवर वे एवरी टाइम, वी हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू फेस एवरीथिंग। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि चीज़ें अच्छी हों, हमेशा नहीं हो सकती। आपने देखा ये कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया कोविड-19 का, और चारों तरफ लॉकडाउन लग गई। बहुत से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। आप लोगों को भी एज अ स्टूडेंट काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। एज अ टीचर मुझे भी करना पड़ा। तो चीज़ें हमेशा सही हो ऐसा ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, हमें खुद को मजबूत करना पड़ता है। तो ये एक थीम है। बेसिकली मैसेज काफ़ी कुछ थीम जैसा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मैसेज यही है कि चीज़ों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक और मैसेज ये है कि वी डू नॉट सर्वाइव द एडवर्सिटीज़, वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। जो कमज़ोर होते हैं वो मुसीबतों को नहीं झेल पाते हैं, इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। कविता में बाद में ये लाइन्स आई हुई है ना कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ठीक है। तो वही कहना चाहते थे पोएट कि कमज़ोर होने पे हम मुसीबतों में मर जाएंगे, एक तरीके से झेल ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम मजबूत हैं अंदर से बाहर से, तो उन्हें हम झेल पाएंगे। अच्छा, एक पुराना फ्रेज़ है जो एक मैसेज की तरह यहाँ यूज़ किया जा सकता है। आपने सुना होगा ये फ्रेज़, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब हालात परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं ना, तो सिर्फ वही लोग जो मजबूत होते हैं वो ज़िंदगी का सफ़र जारी रख पाते हैं। तो ये सब मैसेजेस हैं। अच्छा, टोन के बारे में आप जान लें, क्योंकि टोन कई लोग 9th-10th के बच्चों को नहीं बताते, जो कि बताना चाहिए, उन लोगों के काम ये आएगा। काफ़ी एसेंशियल कंपोनेंट है पोएट्री का। टोन यानी कविता किस अंदाज में कही जा रही है, कहते वक्त कवि का अंदाज क्या है। तो शुरू की कुछ लाइन में आपने देखा होगा वो हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो वैसी टोन को कहा जाता है इम्प्लोरिंग, प्लीडिंग, अपीलिंग। आमतौर पे किसी कविता में हम लोग देखते हैं कि एक पूरी कविता एक ही टोन में लिखी गई है, लेकिन कुछ कविताओं में टोन बदलता रहता है। तो आपसे या तो 4 लाइन दे दी जाएंगी और उनकी टोन पूछ लेंगे, या नहीं आएगा ये सवाल। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि पूरी कविता में एक कांस्टेंट टोन है नहीं, 3-4 टोन्स हैं, जिनमें से मुझे 3 डोमिनेंट लगी, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शुरुआती कुछ लाइन में रिक्वेस्ट की जा रही है कि हवा ऐसे ना करो, वैसे ना करो। तो ऐसी टोन को हम इम्प्लोरिंग, प्लीडिंग, अपीलिंग कह सकते हैं। फिर अगली कुछ लाइन में वो हवा पे इल्ज़ाम लगाते हैं, देखो तुमने क्या किया, तुमने कागज़ गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर आगे वो बताते भी हैं कि हवा बहुत चालाक होती है, गरीबों का मजाक उड़ाती है, ढहते हुए घर वगैरह वगैरह। इल्ज़ाम बेसिकली लगा रहे हैं शुरू में भी कि तुमने ऐसा किया, और आगे भी कि हवा ऐसा करती है। ऐसी टोन होती है कंप्लेनिंग, अक्यूजेटरी कहा जाता है, इल्ज़ामिया, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सॉरी। फिर लास्ट में टोन इस पोम में कॉशनरी हो जाती है। कॉशनरी यानी हम एक तरीके से चेतावनी देते हैं कि हवा ऐसे तुम्हारी बात नहीं मान सकती है, तो तुम खुद को मजबूत बनाओ। तो यही टोन्स हैं। सिंबॉलिज्म का भी इस्तेमाल यहाँ हुआ है। बेसिकली एक सिंबल आया है, और वो सिंबल है विंड। ही एक सिंबल है विंड। यहाँ पे कविता में जब हम देखें इस पोम में, तो एक तरीके से वो एडवर्सिटीज़ का सिंबल है, ट्रबल्स का। जैसे हवा आ रही है लोगों को परेशान करने, वैसे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानियाँ आती हैं और हमें तंग करके चली जाती है। तो ये एक सिंबल है। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हम लोग देख लें, तो सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन पूरी कविता में काफ़ी डोमिनेंट है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ना, किसी निर्जीव चीज़ को सजीव की तरह ट्रीट करना। यानी किसी निर्जीव चीज़ को, निर्जीव या समझ लीजिए जानवर हैं या फिर निर्जीव चीज़ें हैं, बेंच, डेस्क, हवा, पेड़ तो निर्जीव नहीं है साइंटिफिकली, चाँद, सूरज, इन सब को जब हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं ना,
तो हम कहते हैं कि हमने उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, उनको पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफिकेशन पे और अच्छे से आपको जानना हो तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं पोएटिक डिवाइसेस का। तो बेसिकली हवा से शुरू में ये बातें कर रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि हवा को जो मैं कह रहा हूँ वो शायद मान सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, या ना भी माने लेकिन मैं उससे कह रहा हूँ वो समझ सकती है। तो बेसिकली यही पर्सोनिफिकेशन है। हवा को ट्रीट किया जा रहा है एक इंसान की तरह, जबकि वो नहीं है। इसके अलावा रिपीटिशन का इस्तेमाल है इस कविता में काफ़ी। आप ये इन लाइन्स में देख लीजिए, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टो द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। इसमें यू जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, ये जो 3-4 लाइन्स का स्पेस है इसमें, तो इसको रिपीटिशन हम कह सकते हैं। फिर एक ये लाइन है, असल में 2-3 लाइन्स हैं लेकिन एक ही सेंटेंस का एक्सटेंशन है, इनमें क्रम्बलिंग वर्ड बार बार आया है, तो ये भी रिपीटिशन है। और रिपीटिशन के बारे में भी आप ज़्यादा नीचे लिंक में चेक कर सकते हैं। रिपीटिशन बेसिकली कहते हैं कोई एक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आया हो आसपास, तो वो रिपीटिशन कहलाता है। अच्छा, अब एनाफोरा के बारे में आप जान लें। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा भी एक तरीके का रिपीटिशन ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसमें रिपीटिशन जो है ना वो कंसेक्यूटिव लाइन्स में बिल्कुल शुरू में सेम वर्ड आया हो तो हम कहते हैं कि एनाफोरा है। जैसे आप डोंट देखें, शुरू की 3 लाइन्स में लगातार सबसे पहले आया है, तो ये एनाफोरा है। यू भी आप देख लें, लाइन 5th, 6th और 7th लाइन में यू भी बिल्कुल शुरू में आया है, तो ये भी एनाफोरा का एग्जाम्पल है। फिर एलिट्रेशन आया है विंड गॉड विनोज में और विंड विल में, व का साउंड रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन कहते हैं किसी सिमिलर साउंड के दोहराव को, जैसे विंड गॉड विनोज में व, विंड विल में व बिल्कुल आसपास में आया है, तो ये एलिट्रेशन है। फिर कुछ और चीज़ें हम लोग देख लें जो शायद 9th के बच्चों के लिए टफ हों, लेकिन मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। जैसे कॉन्सोनेंस आया है टू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, एन डी वाला साउंड आप देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, एंड विंड फ्रेंड्स में। तो बेसिकली इसको कॉन्सोनेंस कहा जाता है जब कोई साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड, और वो बार बार रिपीट हो रहा हो। ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि एलिट्रेशन जो है ना वो भी एक तरीके का कॉन्सोनेंस होता है। एलिट्रेशन में खास बात ये होती है कि कॉन्सोनेंस बिल्कुल शुरू में हो। आप पोएटिक डिवाइसेस के लिए अलग से जो मेरे वीडियोस हैं वो आप देख लें ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश में आप देख रहे हैं कि र का बार बार रिपीटिशन हुआ है साउंड में, तो ये भी कॉन्सोनेंस है। फिर एसोनेंस का भी इस्तेमाल हुआ था, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन में। ऊ का जो वोवल साउंड है वो बार बार आया है, लुक में ऊ, यू में ऊ, यू में फिर थ्रू में, इसको थ्रू पढ़ते हैं बेसिकली, थ्रू नहीं पढ़ते, और डाउन में ऊ। फिर रेन अगेन में ए का स्ट्रेस है तो वो भी एसोनेंस कहा जाएगा। दिस विंड विल बी विथ, इनमें भी आई जो ई का साउंड है, मतलब आई का जो ध्वनि है, आई की यहाँ ई है, उसका भी रिपीटिशन काफ़ी हुआ है, तो ये एसोनेंस माना जाएगा। और लास्टली थोड़ा मेटाफोर का भी इस्तेमाल है। मेटाफोर का इस्तेमाल यहाँ है कि जब वो कहते हैं क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी ढहती हुई जिंदगियाँ, ढहते हुए दिल, या क्रम्बलिंग का मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो ना, तो पिसते हुए कह लीजिए, ढहते हुए कह लीजिए, चूर चूर होते हुए कह लीजिए। तो जिंदगियाँ असल में चकनाचूर नहीं होती हैं या ढहती नहीं है, और जो दिल हैं वो भी चकनाचूर नहीं होते हैं, ढहते नहीं हैं। असल में सच में थोड़े होते हैं, ज़िंदगी कोई शीशा थोड़े है कि वो चकनाचूर हो, ना ही दिल ऐसा है कि चकनाचूर हो सकता है। लेकिन हम लोग कहते हैं, जब पूरी तरीके से हम मानते हैं कि वो डिस्ट्रॉयड हो गई, तो हम कहते हैं कि वो ढह गई, चकनाचूर हो गई, बर्बाद हो गई। तो ये एक तरीके से मेटाफोर का इस्तेमाल है। मैं एक बार फिर से लास्ट में आपको बोलूँगा, पोएटिक डिवाइसेस पे मेरे वीडियोस आप अलग से सारे देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, क्लैरिटी मिले। तो इसी के साथ इस कविता को हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने कोई वीडियो बनाया है, तो हो सकता है मैं थोड़ा रस्टी हो गया होऊंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ना आई हो तो भी बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।
उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।